नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में मैं बाल विकास से रिलेटेड 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूं। बाल विकास के ये सारे क्वेश्चन पुराने पेपर में आए हुए हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखें और साथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। बाल विकास के प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज़ का ये 8वां वीडियो है। बाकी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? तो जो कैटल थे उन्होंने पर्सनालिटी पर बहुत सारे गुणों की व्याख्या की और उन्होंने कुल 16 गुणों की यहाँ पर व्याख्या की। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 16। इनके जो सिद्धांत दिया था उसको भी कैटल्स 16 PF पर्सनालिटी फैक्टर सिद्धांत कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को, प्रखर बुद्धि बालकों को? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मंदबुद्धि बालकों को, क्योंकि उनकी बुद्धि वैसे ही मंद है। तो किसी काम में जो पढ़ाई से रिलेटेड काम होगा या दिमाग लगाने से रिलेटेड काम होगा उसमें उनका दिमाग इतने अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो उनको कुछ हाथ से बने हुए कुछ शिक्षा दी जाए जिससे कि वो अपना रोजगार चला सकें, कुछ सीख सकें चीज़ों को और उसके ज़रिए वो कमा सकें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता। बिल्कुल, शैशवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता होती है। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? 0 से लेके 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक होता है। यहाँ पर शारीरिक विकास बहुत तेज होता है, दूसरों पर निर्भरता रहती है, बिल्कुल रहती है, और यहाँ पर नैतिकता नहीं होती है। वो बच्चा नैतिकता के बारे में नहीं जानता। तो यहाँ पर करेक्ट हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, मानसिक विकास भी तीव्र होता रहता है। तो यहाँ पर ये भी सही विशेषता है। यहाँ पर ये 3 विशेषताएं हैं, बाकी ये तीसरी वाली विशेषता नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत खालिस्तान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये आवश्यकता का पदानुक्रम किसने दिया था? ये दिया था मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो ने ये सिद्धांत दिया था। उसके 5 पद दिए थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत खालिस्तान द्वारा दिया गया था। पैवलव, थॉर्नडाइक, टॉलमैन, स्किनर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, स्किनर ने। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो रही है और परिपक्व नैतिक चिंतन हो रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें जो बच्चा है वो अमूर्त रूप से सोचने लगता है, वो जो चीज़ उसके सामने नहीं होती उसके बारे में भी तर्क लगाने लगता है और नैतिकता यहाँ से शुरू हो जाती है, नैतिक चिंतन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको खालिस्तान भी कहा जाता है। अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार द्वारा सीखना। तो यहाँ पर जो बंडूरा हैं उनका मानना था कि बच्चा ऐसा नहीं है कि हर बार उसको आप कुछ इनाम दो, पुरस्कार दो, पुनर्बलन करो तब वो सीखेगा। उसको कुछ इंटरेस्ट होगा, उसकी कहीं पर रुचि होगी तो वो देख के भी चीज़ों को सीख सकता है, ऑब्जर्व करके भी चीज़ों को सीख सकता है। तो यहाँ पर जो
निरीक्षणात्मक अधिगम होगा, इसके बारे में वो बात करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में प्रत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गठरी ने, स्किनर ने, वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने। तो ये प्रत्न व भूल का सिद्धांत, जिसमें एक बिल्ली को थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे में एक लीवर था जिससे उस पिंजरे का दरवाज़ा खुलता था। जब जो बिल्ली के सामने मछली रखते थे तो वो बिल्ली इधर उधर भूख के मारे पंजे मारती थी और अचानक वो लीवर पर हाथ रखता था और वो बाहर आ जाती थी। तो हर बार ये प्रश्न व भूल से सीखती थी। तो इसको दिया था थॉर्नडाइक ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? नैतिक दुविधा, सहयोगी नैतिकता, नैतिक तर्क या नैतिक यथार्थवाद। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है? सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने। तो इसको हम कहते हैं मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्क। हम तर्क लगा के सोचते हैं कि ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है? ऑप्शन पहला, प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। और चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को नैतिक और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। अगर शिक्षक और जो बड़े हैं बच्चे के, वो नैतिक मूल्यों के हिसाब से व्यवहार करेंगे तो उनको देख के बच्चे सीखेंगे और वे भी नैतिकतापूर्ण व्यवहार करने लगेंगे। तो इसलिए शिक्षकों और बड़ों के को चाहिए कि बच्चों के सामने नैतिकतापूर्ण व्यवहार करें, जिससे उनका प्रभाव बच्चों पर पड़े और वो भी नैतिकता सीखें। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है? पहला ऑप्शन है, जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है। बिल्कुल गलत। जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, ये भी नहीं। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों आते हैं, सामान्य और विशेष बच्चे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सबसे सही वो होगा ऑप्शन थर्ड। जो उनके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। ऐसा नहीं है कि जो उनमें अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम है या बौद्धिक प्रॉब्लम है तो उनको अलग किसी विशेष स्कूल में डाला जाए। वो साथ ही में जो बच्चे सामान्य और विशेष बच्चे, उन दोनों को लेकर चलती है। ऐसी शिक्षा को कहते हैं हम समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्यों? आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। तो ये तो सही है। आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। ये जरूरी नहीं है। आजकल के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वह समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। ये भी सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 13, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के
निर्माण प्रखंड हैं। इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का उपयोग किया? पहला ऑप्शन जीन, परिपक्व प्रखंड, तीसरा है स्कीमा, अवधारणा, चौथा ऑप्शन है विकास के क्षेत्र। तो जो मानसिक संरचना के बारे में यहाँ पर ये चर्चा की जा रही है वो पियाजे ने उसको कहा है स्कीमा। स्कीमा एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। जो हम किसी चीज़ को, वस्तु को देखते हैं या कोई व्यक्ति को देखते हैं तो उसको हम स्कीमा बना के अपने स्कीमा में सेट कर लेते हैं, और अगली बार वो अगर कोई वस्तु हमारे सामने आती है तो जो हमारा मन में उस चीज़ का स्कीमा बना हुआ है उसके द्वारा हम उस वस्तु को या व्यक्ति को पहचानते हैं, तो इसको कहते हैं स्कीमा। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। तीसरा ऑप्शन बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। चौथा ऑप्शन बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ। बच्चे अपने जो काम हैं उनको निर्देशित करते हैं। वो अपने मन में बात करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे चीज़ों को लगाते हैं जो वो देखता है, फिर वो अपने आप को खुद को सिखाता है, अपने आप को खुद को जो दिशा निर्देश देता है कि कैसे करना है चीज़ों को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड की भी बात कर लेते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये बात करते हैं पियाजे। वो बोलते हैं कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं इसलिए अपने मन में बातें करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रगति होती है, और या उनके माता पिता आरंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। ये इन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर दी है और इस क्वेश्चन स्टेटमेंट के आधार पर आपको बताना है कि किस पर चर्चा की जा रही है। क्या यहाँ पर किस बात बारे में ये दोनों तर्क दे रहे हैं? दोनों तर्क हैं। ऑप्शन पहला देख लेते हैं। क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है? दूसरा है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। तीसरा है प्रकृति और पोषण पर बहस, और चौथा ऑप्शन बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, प्रकृति और पोषण पर बहस की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले तो आनुवांशिक रूप से उनमें कुछ भाषा अर्जित करने की क्षमता होती है, ये प्रकृति से संबंधित है। जो नेचर है बच्चे का वो आनुवांशिकता से मिलता है। और यहाँ पर अगले में बात की गई है जो उसके आसपास का वातावरण है, उनके माता पिता के आरंभिक अवस्था में गहन रूप से सिखाते हैं, तो ये वातावरण सिखा रहा है, तो ये पोषण हो गया। तो यहाँ पर प्रकृति और पोषण पर बहस की जा रही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिंग, जेंडर खालिस्तान पक्षपात की ओर संकेत करता है। आनुवांशिक विभिन्नता लड़कों और लड़कियों में मौजूद है। दूसरा ऑप्शन स्त्री उचित और पुरुष उचित विशेषताओं में सापेक्ष रूप से स्वयं का बोध। तीसरा ऑप्शन है अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो जेंडर बायस्ड की बात की जाइए, जेंडर पक्षपात की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से अलग अलग अपेक्षाएं की जाती हैं लड़के बॉयज़ और गर्ल्स से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, और इसे कहते हैं पक्षपात। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। दूसरा ऑप्शन बच्ची अपने आप क्या सीख सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन
बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। चौथा ऑप्शन, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। तो ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है, जैसे सपोज ये है, इतने एरिया में बच्चे खुद कर ले रहे हैं चीज़ों को, लेकिन जब इससे आगे वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। सपोज ये इतना बड़ा गोला है, बस यहीं तक बच्चे काम कर पा रहे हैं, यहाँ से आगे नहीं निकल पा रहे। जब हम उनको स्कैफोल्डिंग सहायता देते हैं तब बच्चे इस यहाँ तक पहुँच पाते हैं या यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये जो बीच में जो अंतर होता है उसको कहते हैं हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी जहाँ तक बच्चे पहुँच पा रहे हैं खुद के सामर्थ्य से, और जब हम हेल्प कर रहे हैं वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसे बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। पहला ऑप्शन है साभिप्राय व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है वस्तु स्थायित्व, तो तीसरा ऑप्शन है समस्या समाधान, और चौथा ऑप्शन है प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व। 7 से 9 महीने के बच्चों में ये गुण नहीं होता, तो अगर उनको कोई चीज़ दी जाती है फिर छुपा ली जाती है तो वो उसे नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो कोई चीज़ उनके सामने है या वो उसे फील कर सकते हैं, छू सकते हैं या देख सकते हैं, तभी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर वो चीज़ वो फील नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि वो है ही नहीं। और जब वो 9 महीने से बड़े हो जाते हैं तब उनमें वस्तु स्थायित्व तो आ जाता है। अब आप उनकी चीज़ को अगर छुपा देंगे तो वो ढूंढेंगे कि वो छिपी हुई वस्तु जो आपने छिपाई है वो है कहाँ। तो इसको कहते हैं वस्तु स्थायित्व। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेंजुली प्रतिभाशाली को अपनी खालिस्तान परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए रेंजुली प्रतिभाशाली की उन्होंने त्रिवृत्तीय परिभाषा दी थी, उसके लिए ये रेंजुली जाने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह कार्य किस प्रकार की गतिविधि है। पहला है निबंधात्मक आकलन, दूसरा है घटनावृत्त अभिलेख, तीसरा है समस्या समाधान आकलन, और चौथा है पोर्टफोलियो आकलन। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो हो ऑप्शन फोर्थ, पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो में क्या किया जाता है कि जो बच्चों के कौशल है उनको नोट किया जाता है, जो निरीक्षण लगातार होता रहता है नियमित समय अंतराल पर। उनसे कुछ प्रोजेक्ट, किसी काम पर प्रोजेक्ट करना या जो लिखित अभिलेख रखना या कुछ उन्होंने ड्राइंग की है तो उसका एक नोटबुक में सारी चीज़ों को जोड़ना, इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। और यही क्वेश्चन में पूछा गया, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। SEN का पूर्ण रूप है। पहला ऑप्शन है स्पेशल इमोशनल नेगोशिएशन, दूसरा ऑप्शन है सोशल एजुकेशन नीड्स, तीसरा ऑप्शन है स्पेशल एजुकेशन नीड्स, चौथा ऑप्शन है स्पेशल और एक्सेप्शनल नीड्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एजुकेशनल नीड्स है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। यहाँ पर जो परीक्षा में आया था, MP वर्ग 2 की परीक्षा में आया था, तब यहाँ पर उसमें सोशल एजुकेशन नीड्स करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बाकी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से वो ऑप्शन थर्ड होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस उम्र में नवजात शिशु
कि माँ की आवाज़ को पहचानता है? पहला ऑप्शन है जन्म से, दूसरा ऑप्शन है 3 महीने पर, 6 महीने पर, 9 महीने पर। तो बच्चा जब जन्म लेता है तब से वह अपनी माँ की आवाज़ पहचानने लगता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत खाली स्थान आती है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, और चौथा ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? तो हम अब ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम स्थितियों की योजना तैयार करना, ये ठीक लग रहा है। बच्चों की प्रगति के विभिन्न हितधारकों को बताना, बिल्कुल सही लग रहा है। बच्चों के अधिगम और विकास में परिवर्तनों का मानचित्र बनाना, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों के मन में भय पैदा करना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवधान विस्तृति स्पैम ऑफ अटेंशन, आपका जो अटेंशन का जो स्पैम है, टाइम है, वो कितना है, उसको मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण खाली स्थान है। पहला ऑप्शन है टेचिस्टोस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या एपीडियास्कोप। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा टेचिस्टोस्कोप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था और वयस्कता के बीच एक बच्चे के जीवन में कौन सा समय होता है? किशोरावस्था, रजोदर्शन, तीसरा ऑप्शन है मध्य बाल अवस्था, यौवन अवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, किशोरावस्था। ये बाल्य अवस्था और वयस्क अवस्था के बीच की एक अवस्था होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतानों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह खाली स्थान अभिप्रेरणा है? पहला यौन, मात्र अभिप्रेरणा, उपलब्धि या संबंधन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मात्र अभिप्रेरणा, ऑप्शन सेकंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? योगात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, उत्पादक उन्मुखीकरण, और चौथा ऑप्शन है रखकर सीखना। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आंसर होगा सतत मूल्यांकन। लगातार जो पढ़ाई में सतत रूप से बालक के विकास को देखा जाता है आजकल के जो अपना एजुकेशन सिस्टम है उसमें, तो यहाँ पर सतत मूल्यांकन करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं वह खाली स्थान करता है कि वह कैसे सोचता है और क्या सोचता है? व्यवस्थित, कमज़ोर और परेशान, डरावना, प्रभावित। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, प्रभावित। ये इसमें दिखा जाए तो वह प्रभावित करता है कि वह कैसे सीखता है और क्या सीखता है। तो यहाँ पर प्रभावित यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निगमन विधि द्वारा शिक्षण क्या है? मैक्रो से माइक्रो तक, सामान्य से विशिष्ट तक, विशिष्ट से सामान्य तक, आसान से कठिन तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सामान्य से विशिष्ट तक। आपने अगर नियम दे दिया तो वो सामान्य है, फिर आप एग्जाम्पल लेंगे, अलग अलग चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो वो आप विशिष्ट में तक जा रहे हैं, विशिष्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। साथी मेरे चैनल पर आज जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सब लोगों का इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में।